हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स की 8 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आपको। पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी सस्केप्टिबिलिटी और एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड ए सब्सटेंस इज कॉल्ड सस्केप्टिबिलिटी। फिफ्थ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी सिक्स्थ। सेवेंथ नंबर है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। और 8th नंबर पर पढ़ेंगे हम कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। सबसे पहले नंबर पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करिए, आपको समझ आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। It is that external magnetic field which magnetized a substance. It is a vector quantity and the direction of H is same as that of direction of B. ठीक है, H वेक्टर क्वांटिटी है और H की डायरेक्शन वही होगी जो B की डायरेक्शन है। B को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। H और B की डायरेक्शन सेम होगी और H के लिए रिलेशन है H बराबर B अपॉन म्यू। B यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो H की यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। कैसे हो गई H की यूनिट एम्पियर पर मीटर, मैं बताता हूं। H बराबर B अपॉन म्यू। ध्यान से सुनना, B की यूनिट होती है मेरे बच्चे न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो H की यूनिट क्या हो गई, देखो H की यूनिट हो गई, B की यूनिट लिख दो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला। B की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, B की पर एम्पियर इंटू मीटर, और म्यू की यूनिट हो गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल हो गया, ये एम्पियर ऊपर पहुंचेगा एम्पियर पर मीटर। तो इसलिए H की एक यूनिट लिखी है आपने एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और दूसरी यूनिट एक और लिखी है बेटे, देखो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर पर मीटर, तो समझ में आ गया होगा। और एक यूनिट और होती है इसकी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, ये कैसे निकलेगी, ये यूनिट कैसे निकलनी है देखिएगा भाई। एक यूनिट तो ये समझ आ गई एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर कैसे निकली, देखो कैसे निकलेगी मैं बताता हूं। H इजिकल टू B अपॉन म्यू। B की यूनिट क्या थी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और इसकी यूनिट क्या है म्यू की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 1 एम्पियर से एम्पियर कैंसिल। H की यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। ठीक है, B की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, देखो B की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर।
न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और इसको लिख सकते हैं हम टेस्ला इक्वल टू टेस्ला। देखो जरा ध्यान से, इस एम्पियर को यहां ले जाओ, टेस्ला को यहां ले जाओ, तो एम्पियर की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर को यहां ले जाएंगे, टेस्ला को यहां लिख देंगे न्यूटन पर मीटर इंटू टेस्ला। ठीक है, तो इस एम्पियर की जगह पर न्यूटन पर मीटर इंटू टेस्ला लिख दो, तो एच की यूनिट क्या हो जाएगी, एच की यूनिट हो जाएगी इस एच की यूनिट। देखो इस एम्पियर की जगह पर यहां से क्या लिख दूं, न्यूटन पर मीटर इंटू टेस्ला और अपॉन ये मीटर। ठीक है, तो यूनिट हो गई एच की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला। ये यूनिट समझ आ गई बेटे, ये वाली यूनिट क्लियर है। देखो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ये होता है वेबर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बराबर वेबर के होता है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है मेरे बच्चे बी इंटू ए, बी की यूनिट होती है टेस्ला और ए की होती है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेबर। फाई की फ्लक्स, फाई की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, और वेबर बराबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, वेबर, और इसको हमने लिख सकते हैं एक यूनिट और है ये जूल पर मीटर क्यू इंटू टेस्ला। जूल पर मीटर क्यू इंटू टेस्ला कैसे आ गई, देखो एक काम करो, इस न्यूटन में मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 1 मीटर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 1 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू। न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल और ये हो गया मीटर क्यू इंटू टेस्ला। इसको लिख सकता हूं जूल, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को वेबर और 1 मीटर यहां से बचेगा तो जूल पर मीटर इंटू वेबर। इसलिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट ध्यान रखना, यहीं से निकालो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को वेबर लिख सकते हैं, यहां पर मीटर से मल्टीप्लाई करो, यहां मीटर से मल्टीप्लाई करो तो न्यूटन इंटू मीटर को लिख सकता हूं जूल अपॉन मीटर क्यू इंटू टेस्ला। तो जूल तो ये लिख दिया है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे वेबर और 1 मीटर यहां बचेगा तो जूल पर मीटर इंटू वेबर। तो इसकी यूनिट आपको निकाल करके देखनी होगी बच्चों, तभी यूनिट निकलेगी। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है बच्चे, इट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, इट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटाइज्ड मटेरियल और मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या मतलब है इसका, और मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे ये कोई मटेरियल है बच्चों, इस मटेरियल को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, H। मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये H, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H है बच्चों, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है H, ये वाला। और जब किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें तो ये मटेरियल क्या बन जाएगा, मैग्नेट। ये मटेरियल खुद क्या बन गया, मैग्नेट। का मतलब इसके अंदर एक पोल तो होगा साउथ और एक पोल होगा नॉर्थ। ये खुद सब्सटेंस क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। तो ये वाली फील्ड लाइन कौन सी है, ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को अगर रख देंगे हम तो ये सब्सटेंस खुद क्या बन गया, मैग्नेट। सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया, और सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज्ड हो गया तो इस सब्सटेंस की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इस सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां पर ये ब्रोकन लाइन से शो कर दिया बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सब्सटेंस कैसी होंगी, फ्रॉम नॉर्थ टू, बाहर तो चलेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर चलेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये वाली जो
फॉर्म लाइन है ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो डॉटेड लाइन है ये वाली फील्ड लाइंस, ये सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने से जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है, इस सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने से ये जो फील्ड लाइंस हैं, क्लियर है ये बात, ये वाली फील्ड लाइंस जो फर्म लाइन से दिखाई है आपने, ये तो इस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के कारण जनरेट हो रही हैं ये वाली फील्ड लाइंस, और ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस सब्सटेंस के मैग्नेटाइज्ड होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं बच्चों इसे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सा हुआ? एक तो एक्सटर्नल प्लस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट और होंगी। अगर इस पोल की पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है, अगर पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है तो ये फॉर्म लाइन जो डॉटेड लाइन से दिखाई है आपने फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी? इसमें से 4 पाई। और अगर इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m है तो इसमें से ये जो डॉटेड लाइन है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी? 4 पाई m। और पर यूनिट एरिया से 4 पाई m अपॉन a, तो ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये 4 पाई m अपॉन a एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस और ये कौन सी है? मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो जनरेट हुई है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन B कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? B कहलाता है। ठीक है, B बराबर H प्लस 4 पाई m अपॉन A। इस फॉर्मूले को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अभी केवल इतनी सी बात समझो। क्या? जब किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये सब्सटेंस खुद क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। मींस ये सब्सटेंस खुद मैग्नेटाइज होगा और इसके मैग्नेटाइज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो मैंने दिखाई है डॉटेड से, और फॉर्म लाइन से दिखाई है मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस मटेरियल मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड लाइंस और प्लस इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर जो फिगर देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको जरा गौर से देखें। मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ये कोई मटेरियल है और इसको रखा है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने शो किया है इन फॉर्म लाइन से। डार्क लाइन दिख रही है ना, ये वाली डार्क लाइन, ये लिखा है मैंने यहां पर एरो करके, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से ये मटेरियल क्या बन गया? ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, और मैग्नेटाइज होने से इस मटेरियल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखाई है। ठीक है ना? डॉटेड लाइन से दिखाई है, ये डॉटेड लाइन से दिखाई है मैंने। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैंने लिखा है मैग्नेटिक इंडक्शन है। और ये कौन सी फील्ड लाइंस है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसे। तो डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी of magnetic field inside a magnetized substance. It is a vector quantity. कैसी क्वांटिटी है बच्चों? फिगर बना लिया आपने, फिगर बना लें ठीक से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। बी की यूनिट जो होती है ना, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला तो समझते हैं ना, टेस्ला इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी की यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या बेटा? टेस्ला। और इसकी यूनिट होती है
वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बी की डेफिनेशन है फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसीलिए इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की और मीटर स्क्वायर है एरिया की। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और इसकी यूनिट होती है, न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन इंटू मीटर को बना देंगे जूल अपॉन एम्पियर और नीचे 1 मीटर का मल्टीप्लाई हुआ है मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और जूल को लिख सकते हैं हम, जूल एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी को जूल को लिख सकते हैं हम वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर से एम्पियर कट गया तो इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये रही वोल्ट इंटू सेकेंड है ये अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा सब्सटेंस की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज ए मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? इट इज ए मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। It can also be defined as the pole strength per unit area cross section of the substance. It is a vector quantity. Its SI unit is ampere per meter. क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिनोट करते हैं I से। ध्यान से सुन लो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट अपॉन वॉल्यूम को एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ आपने 12 लिया तो लेंथ 12 लेंगे हम यहाँ पर। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन को 12 मानते थे ना, 12 से 12 कैंसिल, तो आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे? इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो आई की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, जो कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स की थी। ध्यान आ रहा है? तो डेफिनेशन आप नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन नोट करें बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। थर्ड पॉइंट है ये, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। It can also be defined as the pole strength per unit area cross section of the substance. It is a vector quantity. Its SI unit is ampere per meter. यहां से निकाल सकते हैं यूनिट I बराबर डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी तो यूनिट होती है बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसकी मीटर क्यू, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। या फिर 12 से 12 कैंसिल। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होती है मीटर स्क्वायर। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। यहां पर जो स्मॉल एम है ना, ये पोल स्ट्रेंथ है। ये बात मैंने लिख दी है बच्चों नीचे।
ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट टोटल एरिया। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है यहां पर मैग्नेट के पोल की, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और वी क्या चीज है, उस मटेरियल का वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे हम ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यह कोई मटेरियल है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए और इसकी लंबाई मान लो 2L है, ध्यान से सुनिएगा, और इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने H में, तो ये खुद एक मैग्नेट बन गया, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। तो इस मटेरियल की क्या बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से शो करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्मॉल एम इस पोल की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, और ए क्या चीज है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, पोल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। ए यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट टोटल एरिया। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस आई की यूनिट एसआई सिस्टम में एम्पियर पर मीटर होगी, एम्पियर पर मीटर होगी। ये यूनिट जो लिखी है एम्पियर पर मीटर, किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात कर रहा हूं फोर्थ पॉइंट, सस्केप्टिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। सस्केप्टिबिलिटी और एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, किसी मटेरियल के मैग्नेटाइज्ड होने की टेंडेंसी को हम सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं बच्चों। इसको डिनोट करते हैं हम काई, इसको एक्स नहीं पढ़ते हम, इसको पढ़ते हैं काई, KAI काई, या फिर के से डिनोट करते हैं हम इसको। ये सिंबल है, इसको बोलते हैं हम काई। सिंबल ऐसे बनाना, क्या बेटा, काई बोलते हैं इसको, काई, KAI काई, या इसको डिनोट करते हैं के से। ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, के से डिनोट करते हैं। सस्केप्टिबिलिटी फोर्थ पॉइंट है ये। और एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड ए सब्सटेंस is called susceptibility, or also defined, it is also defined as ratio of susceptibility is defined as the ratio of magnetic intensity of magnetization to the magnetizing field, chi बराबर I upon H। it is the ratio of intensity of magnetization I and magnetizing field H। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि H और I दोनों की यूनिट सेम होती है। H की यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, और I की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। तो इसलिए सस्केप्टिबिलिटी एक्चुअल में किसी सब्सटेंस के मैग्नेटाइज्ड होने की टेंडेंसी को बोलते हैं, किसी सब्सटेंस के मैग्नेटाइज्ड होने की एबिलिटी को बोलते हैं सस्केप्टिबिलिटी, और एबिलिटी टू मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड सस्केप्टिबिलिटी। It is also defined as the ratio of intensity of magnetization and magnetizing field. It has no unit. It is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला है मेरे बच्चे, आप नोट कर लो, काई या के बराबर I अपॉन H। I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सस्केप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सॉफ्ट आयरन की मेरे बच्चे, सॉफ्ट आयरन के मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी स्टील से ज्यादा होती है। सो द सस्केप्टिबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया जाए बच्चों। सस्केप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन की स्टील से ज्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन जानते हो ना, Fe आयरन, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, जिनके सरिये वगैरह बनाए जाते हैं ना सॉफ्ट आयरन के, उसकी सस्केप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन के मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी स्टील से ज्यादा होती है। यह बात ध्यान रखनी होगी आपको।
परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, क्या मेरे बच्चे, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, नंबर डालना है इसको फिफ्थ, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी सब्सटेंस के पर यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन यूनिटी है और इस यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस, यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस, और इसी यूनिट एरिया से वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम, वैक्यूम में उसी यूनिट एरिया से, वैक्यूम के यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का रेशियो, किसी मीडियम की प्रेजेंस में यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस और उसी यूनिट एरिया में, उसी उतने ही यूनिट एरिया से पास होने वाली वैक्यूम में फील्ड लाइंस का रेशियो इस मटेरियल की क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी कहलाती है। यही लिखा है मेरे बच्चे, और इसकी एक डेफिनेशन और लिखी है मैंने, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो परमिएबिलिटी कहलाती है, और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। भाई इसकी यूनिट क्या है, बी की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और एच की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, चेक कर लो। और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, ये आपको याद रखना होगा बच्चों, फिर से समझ लो, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, the permeability of medium is defined as the ratio of intensity of magnetization, magnetic induction to the magnetizing field. It is the ratio of magnetic induction or magnetic flux density to the magnetizing field is called permeability of medium. फिर से समझो, ये भी क्या है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मटेरियल की एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड, और ये मटेरियल की प्रेजेंस में, मटेरियल के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये, और मैग्नेटिक मटेरियल के एब्सेंस में, बहुत अच्छे से समझो इसे, बी क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, और दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विदाउट मटेरियल। ये तो मैग्नेटिक, उस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये विदाउट मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, ये ध्यान से देखो इसको। और दूसरी डेफिनेशन मैंने नोट करके लिख दिया यहां पर, मीडियम के प्रेजेंस में यूनिट एरिया से नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस, और इस मीडियम के एब्सेंस में वैक्यूम में पर यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का रेशियो क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कहलाता है। ये भी एक्चुअल में है क्या, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना अंदर, और इस मटेरियल की एब्सेंस में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मटेरियल की एब्सेंस में पर यूनिट एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रेशियो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कहलाता है। ठीक है, हटा दें हम इसे, फिर से समझो इस बात को। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट्स यूनिट इज हेनरी पर मीटर और एम्पियर पर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या फिर टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला आपने लिख ही लिया, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम।
इट्स यूनिट इज हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसका मैंने एक पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे, ये तो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और मटेरियल की एब्सेंस में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो परमेबिलिटी मीडियम की कहलाती है। इसको दूसरी भाषा में दूसरी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है बच्चों, देखो अब ध्यान से सुनेंगे, अगर देखेंगे तो समझ आएगी मेरी बात। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing per unit area held perpendicular to the field lines in the substance to the field lines that would exist there due to the field in the absence of substance। मतलब सब्सटेंस की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख करके जब मैग्नेटाइज करेंगे तो इस सब्सटेंस के यूनिट एरिया से होकर के पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर, मान लो इस सब्सटेंस का यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने यूनिट ही मान लिया है। ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के यूनिट एरिया से नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और इतने ही यूनिट एरिया से सब्सटेंस के एब्सेंस में, सब्सटेंस के एब्सेंस में मतलब वैक्यूम में यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस के नंबर का रेशियो, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के यूनिट एरिया से नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस और इसी यूनिट एरिया से मटेरियल की एब्सेंस में पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो परमेबिलिटी कहलाती है। वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होंगी? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो H, और मटेरियल के प्रेजेंस में ये मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा? मैग्नेटाइज्ड, तो इसके अंदर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B और मटेरियल की एब्सेंस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसे बोलते हैं, इसका रेशियो दैट इज म्यू इक्वल टू होता है B/H। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब रिजल्टेंट और ये क्या चीज है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है और इसकी यूनिट क्या हो गई मेरे बच्चे? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ये मैंने डेफिनेशन और इसकी यूनिट लिखी है बच्चों, यही डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पर। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया in the substance to the field lines that would exist there due to the field in the absence of the substance। field मतलब सब्सटेंस की प्रेजेंस में उस सब्सटेंस के यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस और सब्सटेंस की एब्सेंस में उसी यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वैक्यूम में पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है। फॉर एयर के लिए परमेबिलिटी 1.00000004 डेसिमल के बाद 6 जीरो है। एयर के लिए परमेबिलिटी होती है 1 पॉइंट के बाद 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 लिखा है। एयर के लिए परमेबिलिटी होती है 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 6 जीरो आएंगे, उसके बाद 4, नियरली 1 ही समझ लो। फॉर वैक्यूम परमेबिलिटी इज 1। फॉर आयरन के लिए परमेबिलिटी, वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी में एक्सीड फ्रॉम 10 की पावर 2 to 10 पावर 6। सो परमेबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा पास होती है, इसलिए जो पावरफुल मैग्नेट बनाए जाते हैं, पावरफुल जो मैग्नेट बनाए जाते हैं मेरे बच्चे, वो सॉफ्ट आयरन के ही होते हैं। परमेबिलिटी, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों, परमेबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू आर। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, it is the ratio of permeability of medium and permeability of vacuum
is called relative permeability. It has no unit. Mu r is equal to mu upon mu naught. Mu तो मीडियम की परमेबिलिटी है और mu naught वैक्यूम की परमेबिलिटी है, ठीक है ना? यस, relative permeability is defined as the ratio of permeability of medium to the permeability of vacuum. It has no unit. Mu r is equal to mu upon mu naught या फिर mu r is equal to b upon b naught, ठीक है? मीडियम की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मीडियम की एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रेशियो उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाती है मेरे बच्चे। मीडियम की प्रेजेंस में फील्ड लाइंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस मीडियम के अंदर, और मीडियम की एब्सेंस में एयर या वैक्यूम में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मींस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से, और ये एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर और इन वैक्यूम। क्लियर है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चा, नोट करके लिखा है, इसको आप अंडरलाइन कर लो और इसको प्रिंट कर लो मेरे कहने से, बहुत काम की चीज लिखी है ये। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज जस्ट ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, इसीलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी एयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी पास पास होंगे, इसीलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जस्ट ग्रेटर देन 1 होगी। वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जस्ट ग्रेटर देन 1 बट पॉजिटिव, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लेस देन 1 बट पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहां पर बच्चों एक फिगर बना रहा हूं। फर्स्ट ये तो वैक्यूम और एयर में है, ये उस मटेरियल के अंदर है ये फील्ड लाइन। ठीक है, ऊपर वाली जो फील्ड लाइन दिखाई है मैंने किस में दिखाई है? वैक्यूम में या एयर में? थर्ड वाला सेकंड वाला फिगर देखो जरा, थर्ड देखिएगा, ये फिगर तीनों देख करके ये बता सकते हैं आप इसमें कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। आपने लिखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज जस्ट ग्रेटर देन 1 बट पॉजिटिव, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल लेस देन 1 बट पॉजिटिव, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इट्स वैल्यू इज वेरी हाई 10 पावर 2 to 10 पावर 6। इस मटेरियल के इसका फिगर देख करके बता सकते हैं आप कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। मेरे ख्याल से इसमें जो फील्ड लाइन है यहां पर, इसमें जो फील्ड लाइंस हैं एयर के कंपैरिजन में थोड़ी अंदर पास पास हो गई है, ये पैरामैग्नेटिक है। और इसमें फील्ड लाइंस पास पास के बजाय एयर के कंपैरिजन करो, इससे कंपेयर करो, इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ी पास पास हो गई, ये पैरामैग्नेटिक है। और इसमें क्या हो गई देखो जरा, इस एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में इसमें क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर क्या हुआ, एयर में तो यस देख रहे हैं आप इससे हैं,
और इस मटेरियल में क्या हो गई, इसके कंपैरिजन में इसमें दूर दूर हो गई बच्चों, दूर दूर हो गई। ये कौन सा मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक है। और इसमें इस सब्सटेंस के अंदर फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं। इसमें ये फील्ड लाइंस एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पास पास आ गई। ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक। मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास हो, फेरोमैग्नेटिक हैं, थोड़ी सी पास पास हो पैरामैग्नेटिक हैं, और जिनमें फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर हो वो कौन से होंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, कर लिया नोट, हटा दें से। बात कर रहा हूं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। कौन सा मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे किसी मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख करके मैग्नेटाइज कर दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया। अगर हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, इसको क्या कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर देने पर इस मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कुछ मैग्नेटिज्म इसमें शेष बचा रही, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देने पर इसके अंदर जो रिटेन का मतलब इसमें जो बचा हुआ है, इसमें बचा करके रखने की, मैग्नेटिज्म को बचा करके रखने की जो एबिलिटी है वो इसकी रिटेंटिविटी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चे, रिटेंटिविटी इज फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन, रिटेंटिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देने पर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर देने पर किसी मटेरियल के द्वारा जो मैग्नेटिज्म रिटेन मींस बचा करके रखा जाए, उस एबिलिटी को उसकी रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। और सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी स्टील के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है बच्चों। क्लियर है ये बात। कोएर्सिविटी क्या है बच्चे, कोएर्सिविटी क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, उस बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिज्म को फिर से जीरो करने के लिए इस H के अपोजिट डायरेक्शन में जितना H अप्लाई करना पड़े, अपोजिट डायरेक्शन में, भाई इस H पहले हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इस H को हटा देने पर इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, तो उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए इस H के अपोजिट डायरेक्शन में जितना H अप्लाई करना पड़े, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़े, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कोएर्सिविटी या फिर कोएर्सिव फोर्स कहा जाता है। ये बात लिखी है बच्चे। इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन of the magnetizing field to remove the residual magnetism. It is the magnetic field applied in opposite direction of magnetizing field to remove the residual magnetism. इसके अंदर जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना होगा, उस अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई जो किया है, इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कोएर्सिविटी बोला जाता है। और कोएर्सिविटी फॉर स्टील इज मच मोर देन दैट ऑफ सॉफ्ट आयरन। कोएर्सिविटी, द कोएर्सिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील। मतलब स्टील के लिए कोएर्सिविटी ज्यादा और आयरन के लिए कम होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आयरन को इजीली मैग्नेटाइज और इजीली ही डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई झमेला तो नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील
इट कैन बी वेरी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। क्या मतलब? जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके लिए कोएरिसिविटी स्टील के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन को इजीली डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है स्टील के कंपैरिजन में। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी बात। रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड आई। बी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, एच को ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहा जाता है। ये आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, इट इज दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज्ड इज सब्सटेंस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड आई। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पहले एक बात समझो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू ए। तो बी बराबर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड आई। बी क्या चीज है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और आई क्या चीज है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ध्यान रहेगा, ये मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इन मैग्नेटिज्म 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कनेक्टेड विद ए यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अगर किसी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एच जिसे बोल रहे हो आप, इसके रखने से ये सब्सटेंस क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। एक पोल साउथ है, एक पोल बन गया नॉर्थ। जब ये सब्सटेंस मैग्नेट बन गया, एक साउथ पोल बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया, तो इनके पोल की पोल स्ट्रेंथ तो बने होगी ना कुछ। अगर इस मटेरियल, इस मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ अगर यूनिटी होती, 1 होती, तो इसमें मैग्नेटाइज्ड होने पर इसमें होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती, ये वाली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती, ये वाली, ये कितनी होती? अगर इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m1 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कितनी पास होंगी? 4 पाई। ये बात लिखिए मैंने। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इन मैग्नेटिज्म 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कनेक्टेड विद ए यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के पोल की पोल स्ट्रेंथ अगर यूनिटी होती तो इसके अंदर इससे जो डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड होती? 4 पाई। कितनी? 4 पाई। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है तब इससे कनेक्टेड फील्ड लाइंस की संख्या, फील्ड लाइंस का नंबर मींस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है इसमें होकर के? 4 पाई होता। और अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है मेरे बच्चे? m है, तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? 4 पाई m मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड होंगी। ये बात लिख दी है मैंने। Thus, if a pole strength m is induced, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से इसके अंदर इंडक्शन के कारण जो पोल बने हैं उसकी पोल स्ट्रेंथ अगर m है, thus if a pole strength m is induced in a substance then 4 pi m field lines are produced। तो इसमें होकर के, इस पोल में होकर के ये डॉटेड जो लाइनें देख रहे हैं वो कितनी फील्ड लाइंस पास होती? 4 पाई m, 4 पाई m फील्ड लाइंस पास होती इस वाले पोल में होगा, इस वाले पोल में होगा।
कौन सी वाली? इंडक्शन के कारण। और 4 पाई एम को मैं यहां लिख दूं तो ये जो फर्म डॉटेड लाइन है उसका इंडक्शन मैग्नेट, उसका इंडक्शन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 4 पाई एम अपॉन ए। ये बात मैंने लिखी है। दीज लाइन्स आर इन एडिशन टू द फील्ड लाइन्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड लाइन है डॉटेड वाली, ये ऐड होंगी किसमें? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, क्योंकि ये वाली फील्ड लाइन तो इंडक्शन के द्वारा जनरेट हुई है और ये जो डॉटेड लाइन है वो तो इंडक्शन से जनरेट हुई है। अगर इस पोल की पोल स्ट्रेंथ 1 होती तो इसमें से होकर के पास होने वाली फील्ड लाइंस कितनी कनेक्टेड होती? 4 पाई। और इंडक्शन से पोल स्ट्रेंथ अगर m जनरेट हुआ है तो इससे कनेक्टेड फील्ड लाइंस कितनी होंगी? 4 पाई m। और यूनिट एरिया से लेंगे तो कितनी? इंडक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी 4 पाई m अपॉन a। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी? 4 पाई m अपॉन a इंडक्शन से जनरेट हुई है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो H है, इसमें इनको क्या करेंगे? ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इन फर्म लाइन के साथ ऐड होंगी, तभी तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा। और जो इसके मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Thus we can conclude that the magnetic field at any point inside a material is the sum of the external magnetic field and the field produced due to the magnetized of the material. ठीक है? The total number of field lines inside the material per unit area is called magnetic induction. It is also known as magnetic flux density. तो इसकी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो रिलेशन क्या बन गया देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे ये मटेरियल है मेरे बच्चे, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही, ये H है और H में रखने से ये सब्सटेंस क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। और इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, मान लो स्मॉल m है, तो इससे कितनी फील्ड लाइंस कनेक्टेड होंगी भाई? जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट पोल स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी कनेक्टेड होती हैं? यूनिट पोल स्ट्रेंथ से 4 पाई, तो m पोल स्ट्रेंथ से कितनी कनेक्टेड होंगी? इस वाले पोल में होकर के ये डॉटेड लाइन कितनी होंगी? 4 पाई m। और यूनिट एरिया से पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। और मैग्नेटिक इंडक्शन प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी H प्लस 4 पाई m अपॉन a। ये बात क्लियर है या नहीं? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 4 पाई m अपॉन a की जगह पर लिख सकता हूं मैं I। दिस इज द रिलेशन इन अ सीजीएस सिस्टम। ये रिलेशन आएगा सीजीएस सिस्टम में। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप जरा इसको नोट कर लें। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कनेक्टेड विद ए यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अगर पोल की पोल स्ट्रेंथ यूनिट ही होती तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी कनेक्टेड होती? 4 पाई। Thus, if a pole strength m is induced, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पोल, उसके अंदर जो पोल बने हैं उसका पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड हुआ है कितना? जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है इन ए सब्सटेंस, देन 4 पाई m फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी कनेक्टेड हो जाएंगी? फिर 4 पाई m। दीज लाइंस, ये वाली लाइंस क्या होंगी? दीज लाइंस आर इन एडिशन टू द फील्ड लाइंस ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फील्ड लाइंस जो होंगी इंडक्शन से जो जनरेट हुई हैं वो ऐड हो जाएंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। Thus we can conclude that the magnetic field at any point inside a material, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा is the sum of the external magnetic field and the field produced due to the magnetization of the substance or material।
So the total number of field lines inside a material per unit area, total number of field lines per unit area is called magnetic induction. उसको magnetic induction बोलते हैं. It is also known as magnetic flux density. So magnetic flux density B बराबर सम कर दो एक्सटर्नल प्लस इंडक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई है पर यूनिट एरिया से. तो B बराबर H प्लस 4 पाई M अपॉन A. M पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया है. पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं I. तो M अपॉन A की जगह पर क्या लिख सकता हूं I. तो B बराबर H प्लस 4 पाई I. दिस इज द रिलेशन इन CGS सिस्टम. इस रिलेशन को बच्चों H से डिवाइड करो जरा. इसको H से डिवाइड करो जरा, ध्यान से देखो. इसको मैं H से डिवाइड कर रहा हूं, इधर B अपॉन H, इधर से H से डिवाइड करूंगा तो H अपॉन H 1 हो जाएगा प्लस 4 पाई I अपॉन H. ध्यान से सुनना, B अपॉन H क्या बन गया? B अपॉन H. B अपॉन H क्या चीज है? दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल. और I अपॉन H बोलते हैं सस्केप्टिबिलिटी काई. तो ये तो क्या हो गया? म्यू बन गया परमिएबिलिटी. B अपॉन H की जगह पर तो लिख दिया परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई और I अपॉन H को बोलते हैं सस्केप्टिबिलिटी काई. ठीक है. सो म्यू इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई काई. ये कौन से सिस्टम में है? CGS सिस्टम में है. इन लिख दीजिएगा CGS सिस्टम. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला CGS सिस्टम में बच्चों. और MKSSI सिस्टम में लिखेंगे तो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से, SI सिस्टम में आप दिमाग के अंदर फिट कर लो इसे. B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I. B बराबर म्यू नॉट H प्लस I. इसको H से डिवाइड करो तो B अपॉन H इक्वल टू म्यू नॉट H अपॉन H लिखेंगे 1 प्लस I अपॉन H. इसको लिख देंगे काई. इसको लिख देंगे, ये क्या चीज है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम 1 प्लस I अपॉन H को लिखेंगे काई. ठीक है. यहां तक क्लियर है? इस म्यू नॉट को इसके नीचे ले लो बच्चों. म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई और म्यू नॉट को इसके नीचे ले आएंगे तो म्यू अपॉन म्यू नॉट को लिख सकता हूं मैं क्या बेटा? रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई. क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होती है मटेरियल की और उसकी सस्केप्टिबिलिटी पूछता है तुमसे. सिंपल सा रिलेशन था बच्चों, रिलेशन बिटवीन B H एंड I. ठीक है ना? B H एंड I. ये तो CGS सिस्टम में रिलेशन है B H और I का, और ये SI सिस्टम में रिलेशन है B H और I का. क्लियर हो गई होगी मेरी बात बच्चों. इस वीडियो में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने 8 बताई हैं आपको, ये आप इनको नोट कर लें और इसको रिवाइज करें. तभी 1-2 बार, कम से कम 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको परमानेंट तैयार हो जाएगा ये. यहां से आगे की बात बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टील और सॉफ्ट आयरन की हिस्टैसिस कर्व मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा. तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़ें आप.